नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दाव खेला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून 2022 को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद के लिए सर्वसम्मति से समर्थन देने की अपील की है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 29 जून है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। द्रौपदी मुर्मू जो है आज नामांकन भरने वाली हैं, कितने बजे वो नामांकन के लिए जाएंगी और उनके इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लगातार कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों तरफ कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी यशवंत सिन्हा का नाम जो दिया गया है, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा ही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनकर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया है, जो उड़ीसा की है, और लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि सहसम्मति से उनका जो कहते हैं नामकरण होगा, या फिर क्या है उनको चुनकर लेके आएंगे, वो कहीं ना कहीं लाया जाएगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं दोनों तरफों से नामों की जो कह सकते हैं घोषणा की गई है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही उम्मीदवार जो है वो काफी दमदार बताए जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें जो विपक्ष की तरफ से हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं 27 जून को वो भी अपना नामकरण करेंगे। मगर यहाँ पर बात करें कह सकते हैं उड़ीसा की जो कह सकते हैं महिला अध्यक्ष है, यानी कि नेता जो है, वो कहीं ना कहीं आज अपना नॉमिनेशन भरेंगी, और लगातार कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को दावेदार बताती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इसी को लेकर कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं। मगर बात करें नॉमिनेशन भरने की, तो आज इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो आज पहुंचेंगी नॉमिनेशन के लिए, वो लगभग कह सकते हैं 10 बजे के करीब समय बताया जा रहा है। मगर अभी स्पष्ट समय नहीं किया जा सकता, मगर जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है तो वो 10 बजे का समय बताया जा रहा है। मगर लगातार प्रयास ये भी किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, कि जो उनके उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं उनके नाम आ सके। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इसी को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, अभी जानकारी क्या मिल रही है? कौन कौन से बड़े नेता इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं इस नामांकन के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष की तरफ से बात करें यशवंत सिन्हा के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके जो शरद पवार का नाम जो दिया जा रहा है कि शरद पवार भी कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल होंगे 27 जून को जब वो नॉमिनेशन भरेंगे। आज बात करें आज मुनमुन द्रौपदी की, तो मुर्मू नामांकन भरने वाली हैं, तो उसके लिए एनडीए की तरफ से कौन कौन से नेता पहुंचे हैं राजीव? देखिए, एनडीए की तरफ से बात करें, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की आज नॉमिनेशन भरेंगी, तो उनके साथ कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं कि कहते हैं अमित शाह भी हो सकते हैं, मगर बाकी और नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। तो मगर अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि 10 बजे के करीब जब नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो उनकी तरफ से, भाजपा की तरफ से कौन कौन होंगे उनके साथ उनके शामिल। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर, यानी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि सत्ता की, यानी कि भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो इसके अंदर आएंगे, विपक्ष की तरफ से अपने दावे ठोके जा रहे थे। मगर लगातार कहीं ना कहीं आज देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से अपना नॉमिनेशन भरती है, उनके साथ कितने बड़े चेहरे होंगे ये जरूर देखना होगा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उनका भी नाम आता नजर आ रहा है कि वो भी उनके साथ हो सकते हैं, और भी बड़े नेताओं की बात करें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। मगर कौन कौन से नाम होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जी बिल्कुल राजीव, बड़ी बात यह है कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुन ली जाती हैं, अगर वो जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आदिवासी महिला जो नेता है, यानी कि कह सकते हैं जो द्रौपदी मुर्मू है, वो पहले भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की कहीं न कहीं गवर्नर रह चुकी हैं। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर ज़्यादा दावा ठोका जा रहा है और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिला अध्यक्ष राष्ट्रपति बनती हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई होगी और लगातार कहीं न कहीं ये भी उनसे उम्मीद जताई जा रही है, तब वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छा कार्य करेंगी। मगर देखना होगा वो अच्छा कार्य किस तरीके से किया जाएगा। मगर जो सत्ता की बात करें तो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार कहीं न कहीं उनके नाम को लेकर बड़ी घोषणाएँ करते हुए नजर आ रहा है और लगातार जी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू आती हैं राष्ट्रपति के लिए तो कहीं न कहीं देश के कहीं न कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं सुपटरी पर आएगी और उनके द्वारा जो कार्य किए जाएँगे, वो भी कहीं न कहीं उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आएगा। तो कहीं भारत का जो नाम है वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर देखना होगा द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनकर आने के बाद में किस तरीके से वो कार्य करती हैं, ये ज़रूर देखना होगा। जी। बिल्कुल, अभी विपक्ष का क्या मूड नजर आ रहा है? क्या सारा का सारा विपक्ष वाकई में एकजुट है, जैसा कि दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा को लेकर पूरे विपक्ष ने सर्वसहमति से ये मान लिया है कि हमें उन्हें ही वोट देना है, या इस विपक्ष में विघटन के भी आसार हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि वो एकजुट हो चुका है और लगातार कहीं न कहीं केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई थी। तमाम मुद्दों जी। की बात करें, अग्निपथ योजना की बात करें या फिर ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाने की बात करें या फिर और मुद्दों को लेकर बात करें, महँगाई को लेकर बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं विपक्ष जो था वो लगातार हमलावर होता नज़र आता और अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मगर कहीं न कहीं अंदरूनी बात करें तो अंदरूनी अभी तक विपक्ष जो है वो लगातार एकजुट नहीं हो पाया और जिसके वजह से कहीं न कहीं जो उनके उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, जो जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति के लिए चुनकर आएँगे, तो मगर जी। लगातार कहीं न कहीं प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। वो प्रयास जो है वो अभी भी इतने सक्सेस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 27 जून को जिस तरीके से यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन भरेंगे और उसके बाद में कहीं न कहीं ये उम्मीद जताई जाएगी कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद में जिस जिस कसते वो ही चुन कर आएँगे। मगर अभी तक कहीं न कहीं अंदरूनी कहीं न कहीं अभी भी जो कहते हैं विपक्ष की जो कार्रवाई है या फिर कहें जो उनकी एकजुटता है, वो कमजोर दिखाई दे रही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष जो है वो ठीक है, किस ठीक तरीके है। से अपने कार्य करता है। जी। चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन भरने वाली हैं और उसके लिए कई बड़े ऐसे नेता हैं जो इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह रहेगी कि द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा को जो खड़ा किया गया है, क्या वाकई में यशवंत सिन्हा के नाम पर पूरा विपक्ष अंत तक एकजुट रह पाता है? अब राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों को बैठक में बुलाया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था कि ममता बनर्जी जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए उतारेंगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में अखिलेश यादव स्वयं पहुंचे थे। वर्तमान 17वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनमें अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा सदस्य होने के बाद 2 सीटों पर मतदान हो चुका है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में 110 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों को बैठक में बुलाया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि ममता बनर्जी जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए उतारेंगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में अखिलेश यादव स्वयं पहुंचे थे। वर्तमान 17वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनमें से अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा सदस्य होने के बाद 2 सीटों पर मतदान हो चुका है।
मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव, मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्ग सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में 110 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के 8 विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। यशवंत सिन्हा को लेकर एकजुट होने की कोशिश विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव ये बात साफ कर चुके हैं कि ममता बनर्जी के समर्थन में ही वो खड़े रहेंगे और इसलिए उन्होंने प्रदेश कार्यालय में सपा के विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई है। यशवंत सिन्हा के नाम पर सर्वसहमति से मुहर लग पाए, इसके लिए ये बैठक अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आई थी। अब जब ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कोशिश की है तो उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज अपने प्रदेश कार्यालय में सपा के विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान वे यशवंत सिन्हा को सर्वसहमति से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करने का प्रयास करेंगे। उनकी ये कोशिश रहेगी कि हर कोई यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दे। तो अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों को बैठक में बुलाया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई है, इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा साफ है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जुलाई में कार्यकाल खत्म हो, उससे पहले राष्ट्रपति को नामित कर दिया जाए, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी की ओर से हो चाहे विपक्ष की ओर है। और कहीं ना कहीं दोनों ही पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है उनको गद्दी पे बैठाने के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है। और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में लखनऊ में बैठक बुलाई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है काफी अहम बैठक है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो उनके विधायक हैं, जो सांसद है, उनको उनके साथ बैठक करने को बुलाया गया है। और साथ ही साथ बात की जाए तो अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा के पक्ष को आगे करते हुए, जो ममता बनर्जी ने कहा है उसको उनको आगे करते हुए ये बात कही कि राष्ट्रपति जहां ममता बनर्जी कहेंगी वहां पर हम जाएंगे। और साथ ही साथ ममता का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं अखिलेश यादव। और बीते दिनों अखिलेश यादव अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए उतारेंगी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। और ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में आयोजित बैठक भी हुई थी। और कहीं ना कहीं यूपी में विधानसभा नतीजे में सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली थी और जिसका वोट शेयर की बात की जाए तो 36% पहुंच गया है, जिसमें 32% से अधिक वोट सपा को मिले हैं। तो वहीं भाजपा का वोट शेयर लगभग 41.29 हो चुका है और कहीं ना कहीं 2017 के मुकाबले करीब 2% अधिक है। और गठबंधन को लेकर 45% से अधिक वोट मिले हैं। मुस्लिम बहुल सीटों की बात की जाए तो सपा के पक्ष में कोई हुई गोलबंदी और जाटों के बड़े समर्थन के वेस्ट यूपी में गठबंधन की संभावनाएं कहीं ना कहीं बेहतर है। और लोकसभा में बावजूद विधान सभागार में आंकड़े पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और उनके सहयोगी दलों के मौजूद सांसदों की विधायक की गणना है वो की गई है। और प्राप्तकार वर्तमान में 17वीं लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी है उसमें 5 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें अखिलेश यादव और आजम खान की विधानसभा सदस्य के पश्चात 2 सीटों का मतदान कल हुआ है। और कहीं ना कहीं मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्ग है सांसद। और साफ तौर पर कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में लगभग 110 विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे सोशल समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, उनको कहीं ना कहीं लोकदल के 8 और सोशल समाज पार्टी के 6 विधायक है। तो कुल मिलाकर 125 है जो अब ममता बनर्जी की समर्थन में जा रहे हैं। उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई कि राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष चाह रहा है कि एकजुट होकर हम अपना
उम्मीदवार उतारें और कहीं ना कहीं उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद पर तैनात करें। समाजवादी तो चाहे पार्टी समाजवादी समर्थन पार्टी देने का ऐलान कर चुकी है यशवंत सिन्हा को, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं, क्या वो भी यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगा रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर जहां जिस तरह से जयंत चौधरी और बात की जाए तो ओम सुभाषपा। प्रकाश राजभर हमेशा साथ रहे, अभी तक कोई जी। बयान नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि वो उनके साफ हो गया कि वो उनके साथ है। आज बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है कि सहयोगी दल के ओम प्रकाश राजभर भी वहां पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो भी उनसे बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है, पहले अपनी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को तैयार करना है, बैठक में अहम भूमिका निभानी है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की ओर से समाजवादी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि ममता बनर्जी साथ में पूरा विपक्ष एक होकर राष्ट्रपति को उम्मीदवार को उतारे। हम्म। तो ऐसे में आज जो ये बैठक होने वाली है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक है, या इसमें सुभाषपा और आरएलडी के विधायक भी शामिल होंगे, या बस इनके प्रमुख आने वाले हैं? पल्लवी, देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद रहेंगे। जी। पहले अपनी पार्टी की बैठक बुलाई जाती है, हमेशा समाजवादी पार्टी ने बुलाई, उसके बाद सहयोगी दल की बुलाई गई। जब विधायक दल की बैठक इससे पहले विधानसभा चुनाव में हुई थी, उसके बाद नतीजों बात हुई थी, तो पहले समाजवादी पार्टी अपने विधायकों और सांसदों को बुला रही है, उनसे चर्चा होगी, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद सहयोगी दल का। और लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंच सकते हैं आज। अब देखने वाली बात होगी कि आज कौन पहुंचता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरा विपक्ष एक ही ओर जुट होकर राष्ट्रपति उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। बिल्कुल। और ये ममता बनर्जी का साथ देने का जो ऐलान अखिलेश यादव ने किया था, क्या उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि चुनावों के समय में ममता बनर्जी खास सिर्फ अखिलेश यादव के प्रचार के लिए यहाँ पहुंची थी? देखिए, उसके इससे पहले 12 का चुनाव हो, चाहे वो 22 का चुनाव हो, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के पक्ष में हमेशा नजर आती हैं और हमेशा तालमेल अखिलेश यादव बनाकर ममता बनर्जी के साथ चलते हैं। और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी ने 2022 में भी वो उतरी थी मैदान में अखिलेश यादव के समर्थन में। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था अयोध्या में कि हम ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी जिस भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के तौर पर उतारेंगी, इस समय तो मौजूदा यशवंत सिन्हा का ऐलान हो चुका है, हम उनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष पूरी एक तरफ है और सत्ताधारी पार्टी एक तरफ। कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष की अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दे। यशवंत सिन्हा को बैठने की तैयारी राष्ट्रपति के पद में, क्योंकि जुलाई में कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और विपक्ष चाह रहा है कि अपना उम्मीदवार हम राष्ट्रपति पद पर बैठाएं। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों को बैठक में बुलाया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। बीते दिनों ही अखिलेश यादव ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि ममता बनर्जी जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए उतारेंगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। और अब बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 2022-23 की 24 जून से शुरुआत हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार 27 जून को अपना पहला बजट पेश करेगी। इस संबंध में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान फैसला किया गया कि बजट सत्र 24 जून से 30 जून तक चलेगा और 27 जून को आम लोगों का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे थे और इसे जनता का बजट करार दिया था। सीएम भगवंत मान का कहना है कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप यह बजट होगा। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने के बाद पहली बार भगवंत मान सरकार बजट पेश करेगी। आम आदमी पार्टी ने मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में राज्य विधानसभा की 117 सीट में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। धमाकेदार जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता पर काबिज हुई थी। विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों यानी अप्रैल से जून तक का लेखानुदान पारित किया था।
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार 27 जून को अपना पहला बजट पेश करेगी। इस संबंध में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान फैसला किया गया कि बजट सत्र 24 जून से 30 जून तक चलेगा और 27 जून को आम लोगों का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे थे और इसे जनता बजट करार दिया था। सीएम भगवंत मान का कहना है कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप यह बजट होगा। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने के बाद पहली बार भगवंत मान सरकार बजट पेश करेगी। आम आदमी पार्टी ने मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में राज्य विधानसभा की 117 सीट में से 92 पर जीत दर्ज की थी। धमाकेदार जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता पर काबिज हुई थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज पंजाब सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार के सत्र में क्या कुछ विशेष और खास रहने वाला है? देखिए, इस बार की अगर बजट सेशन की बात करें तो ठीक आज 10 बजे बजट सेशन शुरू हो जाएगा और ये बजट बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि जैसे मान सरकार पहले ही बोल चुकी है कि इस बजट को जनता बजट नाम दिया गया है, क्योंकि इस बजट में हर एक पहलू जनता से पूछ के किया जाएगा। ये पहली बार होगा कि कोई सरकार अपना बजट, जिसमें अपने उन्हें सारे फाइनेंशियल खर्चे लोगों की राय लेके कि लोगों को क्या चाहिए उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके, तो इसमें अगर हम कहें कुछ समय पहले अगर हम कहें वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में की गई थी। जब ये ऐलान हुआ तब उन्होंने बताया था कि दिनों के अंदर 20,000 के करीब सुझाव जो पोर्टल पे आ चुके थे और 500 से 1000 के करीब मेमोरेंडम जो लोगों को, जैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से आए थे कि वो क्या क्या चाहते हैं अपने बजट में। तो इस तरह से ये तौर पर पल्लवी हम समझ सकते हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो काफी ज्यादा पीपल फ्रेंडली हो सकता है, क्योंकि इसमें लोगों के सुझाव है। ऑफकोर्स अब सरकार का काम होता है कि जो सुझाव आए हैं उनको पूरी तरह से अगर हम स्क्रूटनाइज करना, उनमें जो चीज से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो चीजें एक्सेप्टेबल हो सकती है और जिससे लोगों को फायदा होगा, उनको अपने बजट पे फिर होना। तो ये देखना होगा कि इस बार का बजट सेशन, क्योंकि 23 तारीख का बजट सेशन है, उसके ऊपर 2 दिन की डिस्कशन भी रखी गई है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से हर एक चीज, हर एक पहलू को ध्यान रख रही है कि जहाँ पे एक तरफ लोगों का बजट भी पेश है, पर उसके बावजूद अगर हम कहें कि 2 दिन का समय एक्स्ट्रा रखा गया उसके ऊपर डिस्कशन के लिए। आमतौर पर होता था कि बजट पेश होता था और बजट अगले दिन या उसी दिन क्लियर करके आता, पर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 दिन का उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन रखा गया ताकि ये ऑपोजिशन ये सवाल ना खड़ी कर सके कि आपने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। तो एक पूरा राउंड अबाउट वे से आम आदमी पार्टी अपने पहला बजट या फिर उनकी मान सरकार अपना पहला बजट पूरे स्ट्रॉन्ग में आगे रख रहे हैं। ये देखना होगा कि इस बजट में खास क्या मिलने वाला है आम जनता को, क्योंकि डिमांड आम जनता की बहुत है। इसमें हम नौकरियों को कंसिडर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को अपने लिए रियायतें कंसिडर करनी है, तो वही स्टूडेंट के लिए जो मेन प्रायोरिटी अपनी जॉब है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो वो सब रहने वाला है। तो लेकिन हमें मान सरकार अपने पहले बजट में किस चीज को प्रायोरिटाइज करती है। जी पल्लवी, और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर कोई प्रस्ताव उन्हें पास कराना भी होगा तो विपक्ष नाम मात्र का है पंजाब में, तो ज्यादा दिक्कतें भी मान सरकार को नहीं आएंगी। कोई जानकारी है अमित कि कौन से बड़े प्रस्ताव इस बार के बजट सत्र में लाए जा सकते हैं? हालांकि आप जानकारी दे रहे थे कि रोजगार पर फोकस रखेगी मान सरकार, इसके अलावा और क्या ऐसा है जो अलग होने वाला है और बड़े प्रस्ताव सरकार ला सकती है? देखिए, कई चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं जो हमें इस बार बजट सेशन में, जैसे जो फ्री बिजली है और उसको जो 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली है उसको लेके एलोकेशन होनी है, उन चीजों को फैक्टरिंग किया जाना है। उसके बाद अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स के लिए जो, अगर हम कहें कि बेटर स्कूल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेकर कई रियायतें या फिर हम कहें कि कंसेशन दिया, उसके लिए बजट एलोकेशन है, क्योंकि प्रायोरिटाइज किया गया। आम आदमी पार्टी जब, अगर हम कहें कि जब इलेक्शन लड़ रही थी तब उनके वादे थे एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। तो ये 3 प्रायोरिटाइज है और इन तीनों को प्रायोरिटाइज करना बजट में हमें दिखेगा। पर ये सवाल यहाँ पे ये होता है मेजर एलोकेशन कहाँ होगी, क्योंकि बजट लिमिटेड है, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब को फाइनेंशियल क्रंच झेलना पड़ रहा है, तो पहले पंजाब की वित्तीय हालत को भी सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर हम कहें कांग्रेस सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई थी, पर फाइनली बजट नहीं, अगर हम कहें कि वित्तीय हालत नहीं सुधार पाए थे, पर आम आदमी पार्टी के पास अब एक मौका है। अगर हम कहें कि क्लियर मेजोरिटी 90
उनके पास ये बहाना ना हो कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी या फिर ऑपोजिशन की तरफ से काफी बड़ा विरोध था। तो कहीं पे हम कह सकते हैं कि पूरी मनमर्जी कर सकती है आम आदमी सरकार या फिर उनके माप सरकार, जिससे उनको लगता है कि पंजाब को फायदा होगा। तो यही देखना होगा कि इस बार मेजर स्टेप क्या है। पहला बजट है, पहले बजट में हर एक का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक चीज जो हमें अभी भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रायोरिटाइज तो एक स्टेप पर किसानों को भूल नहीं सकते। किसान पंजाब एक खेती बाड़ी सूबा और फिर किसानों को भी कंसिडर किया जाना होगा। तो अब ये देखना होगा कि फाइनल एलोकेशन कैसी होती है और प्रायोरिटाइज कहीं कहाँ किया जाता है। पर जैसे आसार लग रहे हैं, जैसे जानकारी हमें मिल पा रही है सोर्सेज से, तो कहीं ना कहीं इस बार का मेजर जो एलोकेशन है या बजट की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर और यूथ होगा। तो इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि इस बार मेजर एलोकेशन देखने में मिलते। पेपर फाइनल ऑफकोर्स हम बजट के ऊपर ही देखेंगे जब प्रेजेंट होगा 27 तारीख को कि आखिर किस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज या संतोषी गई है। जी बिल्कुल। अमित, जैसा कि मान सरकार कह भी रही है कि जो ये बजट है वो जनता के सुझावों से लाया गया बजट है, किस तरीके से सुझाव मांगे थे और जनता ने क्या कुछ सुझाव दिया है, मतलब जरिया क्या था कि जनता सरकार तक अपने सुझावों को पहुंचा सके इस बजट के लिए? पहले खुद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसको भगवत मान ने लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए पंजाब के कोई भी व्यक्ति, पंजाब के जितने भी निवासी अपनी तरफ से अपने बजट के लिए जो उनको एलोकेशन चाहिए, जो उन्हें बजट में देखना है, उसकी और सीधे तौर पे अपील कर सकते हैं कि हम बजट में ये देखना चाहते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर हम कहें कि जो वित्त मंत्री है हरपाल चीमा पूरे पंजाब के अलग अलग दौरों पे रहे थे, अपने गवर्नर से मिले थे, यूथ से मिले थे, अलग अलग जगह पे मीटिंग हुई थी। खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगह मीटिंग रखी गई थी जहाँ पे लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। पोर्टल के जरिए जब शुरुआत में पोर्टल, क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल डिक्लेयर नहीं किए गए, जो स्टार्टिंग में पहले 2 महीने की हम बात कर ले तो उसके दौरान 20 से 30 हजार के करीब सुझाव ऑलरेडी आ चुके थे। सुझाव 20 से 30 हजार सुझाव आ चुके थे और उसके अलावा हम कहें कि 500 से 1000 के करीब अगर उनके मेमोरेंडम दिए गए थे, मेमोरेंडम दिए गए, सुझाव पत्र दिए गए थे लिस्ट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोगों को पता है कि एक मौका मिला है उन्हें अपना हिसाब से बजट पेश करने का, कि उन्हें जो बजट से जो एक्सपेक्टेशन है, जो जरूरत है, उन्हें उन सब चीजों के लिए अपील डाली है। अब ये देखना होगा कि उस चीज को गो थ्रू के, देखिए बहुत सारे सुझाव आए, हर एक चीज पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट होना, तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा मान सरकार की तरफ से, और जो चीज फीजेबल है, जिस चीज का पूरे पंजाब को फायदा है, उसको जरूर प्रायोरिटाइज किया जाएगा और बजट में रखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार 27 जून को अपना पहला बजट पेश करेगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी शिमला की खबर की ओर। हिमाचल कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल के बाद पार्टी के प्रचार अभियान ने तो रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन गुटबाजी आज भी जस की तस बनी हुई है। हैरानी इस बात की है कि खेमेबाजी को ज्यादा हवा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे बड़े नेता ही दे रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सीएम बनने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता सत्तारूढ़ बीजेपी से विचारों की लड़ाई लड़ने की बजाय आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। सरेआम एक दूसरे पर शब्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो पार्टी लाइन से हटकर निजी एजेंसी हायर कर अपने स्तर पर सर्वे कराने भी शुरू कर दिए हैं, ताकि सर्वे को आधार बनाकर अपने गुट के नेता को टिकट दिलाई जा सके।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसी कौन सी तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं है? गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। ये आज नहीं, काफी पहले से कांग्रेस में गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि कुछ समय पहले एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया, 10 से अधिक कमेटियां बनाई गई थी सिर्फ इसलिए कि गुटबाजी है इसको कम किया जा सके। और जो नेता है या रुष्ट हो रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, उन कमेटियों में इनको जगह दी गई और कहा गया कि आप लोगों को सबको एक साथ चलना है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे कि किन्नौर का दौरा था प्रदेश अध्यक्ष का, वहाँ पे जो स्थानीय विधायक है जगत सिंह नेगी और जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है निगम भंडारी, उनके भी हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसके अलावा अगर आप सिरमौर में देखेंगे, भारत जो सद्भावना दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहुत बुरे हालात हो गए। हालांकि सिरमौर की जो कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हमीरपुर में देखेंगे, आप हमीरपुर में एक जो वीरभद्र गुट के जो नेता थे, उन्होंने सरेआम जो स्थानीय वहाँ के नेता है उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनको संगठन में तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में तमाम हालात अगर हम हिमाचल कांग्रेस के देखें तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि जो 5-6 महीनों में इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए कांग्रेस तैयार है। इतने बड़े बदलाव किए गए, कुछ जगह दी गई, चाहे वो विधायक हो चाहे पूर्व विधायक, उसके बावजूद जो विधायक है वर्तमान के और जो हारे हुए हैं वो भी जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा जो चिंतन शिविर जो बुलाया गया था उसमें भी जो काफी जो लोग हैं वो नदारद रहे थे। तो ऐसे में आने वाले जो चुनाव है सच में विपक्ष के एक बड़ा विपक्ष होने के नाते कांग्रेस की चिंता का विषय है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो भाजपा से लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, आपस में कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाएगी और उसका सीधा जो असर है वो आने वाले चुनावों पर, इनके जो चुनाव परिणाम है उस पर देखने को। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इस खेमेबाजी को सबसे ज्यादा हवा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे बड़े नेता दे रहे हैं। ऐसे कौन से बड़े नेता हैं इस समय जो लगातार खेमेबाजी कर रहे हैं? और जानकारी ये भी है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर निजी एजेंसी हायर करके सर्वे कराना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखने पिछले दिनों यही आ रहा है कि यहाँ पे लड़ाई वर्चस्व की ज्यादा हो गई कांग्रेस में। उनको लग रहा है कि हालांकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक उनको बहुमत नहीं मिलेगा, उनके जो विधायक है वो जीत कर नहीं आएंगे, तब तक सीएम बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे पार्टी लाइन से हटकर वो लोग सर्वे करवा रहे हैं, अब अलग अलग अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और इतना भी का कहना है कि जो ये बड़े नेता है जो सीएम बनने की फिराक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो टिकट आवंटन होगा वो इच्छा पे होगा, वो अपने नेताओं को या अपने जो समर्थक है उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाएंगे। तो ऐसे में जो ये आपकी खींचतान कांग्रेस की बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और इसमें आप देखेंगे कि जो सीधा सीधा असर है कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। कार्यकर्ता इस वक्त कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है बेहद उदास और जो बिल्कुल उनका मनोबल गिरा हुआ है। वो ये मान रहे हैं कि अगर ये बड़े नेता हैं ये एक हो जाए और एक जोश भरे कार्यकर्ताओं की नहीं हम सत्ता प्रदर्शित करेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। ऐसे में जो कार्यकर्ता वो कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं, हम मैदान में आएंगे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि 10 से अधिक कमेटी बनाई, मिनिस्टर कमेटी है, मीडिया कमेटी है, कैंपेन कमेटी है और बहुत सारी ऐसी कमेटियां, 10 से ज्यादा कमेटियां बनाई, हालांकि उनकी जरूरत नहीं थी। और वो कमेटियां जो है लगातार बैठ के भी कर रही है, लेकिन वही हाल की जो वो बैठे हैं वो अपने आप में वो कर रहे हैं। और ऐसे में जो है कार्य वो भी उदाहरण करेंगे। तो देखने वाली बात है यही है कि अगर यही हालात रहे प्रतिभा सिंह के सामने तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहेगी कि जो टिकटों का आवंटन होगा उसी में बहुत खींचतान देखने को मिलेगी और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी इसका जो सीधा असर है कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर अभी वाले यही हालात रहते हैं। प्रतिभा सिंह को जिस उम्मीद के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या वो इस जिम्मेदारी को निभाने में थोड़ा बहुत भी सफल नजर आ रही है? और उससे भी बड़ी बात, क्या प्रतिभा सिंह ही सभी के लिए सर्वसहमति से चुन ली गई थी या उनके लिए भी विरोध के स्वर उठते रहते हैं? देखिए जो प्रतिभा
है, क्योंकि जो कांग्रेस का उन्होंने स्पष्ट बात यही थी कि जिस चुनाव लड़ना है उसको संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो जिससे चुनाव लड़ना है वो संगठन जिम्मेदारी से अलग हटे, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत अहम रहने वाली है, उनके ऊपर सारा दारोमदार रहने वाला है पार्टी को एक साथ लेकर आगे चलने का। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे प्रतिभा सिंह का जो चुनाव हुआ था, तो सक्रियता कांग्रेस अभी भी दिखाई दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक साथ चलके जो कांग्रेस को नेताओं को होकर एक मंच पर आना चाहिए, एक मंच कहना चाहिए, हम सब ऐसी जो कहीं पे भी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। जिस प्रदेशाध्यक्ष लगातार हिमाचल के जो दौरों पर हैं, उनके सामने जो विधायक हैं और जो अन्य नेता है, उनकी जो लड़ाई है वो उभर कर सामने आती है। आपको बड़ा उदाहरण दें कि सिरमौर में जब ये इस तरह का बड़ा लड़ाई जो राजेश शुक्ला है के प्रभारी को कांग्रेस भवन में ही मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि इस तरह तो हरकत है कांग्रेस में, उसका आप लोग पे क्या संज्ञान देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तत्काल जो भंग करने की जो बात थी उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहीं भी एक शब्द ये नहीं कहा कि जो ऐसी अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी नेताओं को एक लीक पर चलकर साथ एक आना होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो प्रभारी है वो तक एकजुट करने में सफल रहे। तो ऐसे में जो प्रतिभा सिंह है, उनकी जब ताजपोशी की गई थी इतनी उम्मीद के साथ की गई थी कि वो सबको एक साथ लेकर चलेंगी, क्योंकि जो ये चुनाव है वो माना जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही कांग्रेस लड़ने वाली है विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में जो प्रतिभा सिंह एक बड़ा नाम था, सबके लिए स्वीकार्य नेता थी वो, लेकिन देखने वाली बात है कि वो सख्ती कब से शुरू करेंगी या कब इतना सख्त होकर वो दिखाएंगी कि गुटबाजी को सहन नहीं किया जाएगा, अनुशासनहीनता कांग्रेस में सहन नहीं की जाएगी। जिस दिन से ऐसा कुछ होगा तो उम्मीद है कि कांग्रेस एक मंच पर एक साथ बड़े जो नेता हैं वो दिखने शुरू होंगे। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए, पार्टी के प्रचार अभियान ने तो रफ्तार पकड़ी, लेकिन गुटबाजी आज भी पहले की तरह ही बनी हुई है। हैरानी इस बात की है कि खेमेबाजी को ज्यादा हवा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे बड़े नेता ही दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर की ओर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कदम से पहुंची चोट अभी भरी भी नहीं थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग गया है। सियासी घमासान के बीच उद्धव के करीबी बताए जाने वाले रविंद्र फाटक भी बागी धड़े में शामिल हो गए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि फाटक को उद्धव ठाकरे ने सूरत भेजा था ताकि वो वहां मौजूद बागी विधायकों को मनाकर वापस ला सकें, लेकिन गुजरात लौटने के बाद फाटक खुद ही बागी हो गए और गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। वैसे फाटक की गिनती बागी विधायकों में नहीं है, क्योंकि वो विधान परिषद के नेता हैं, यानी एमएलसी हैं। लगातार अपनों का साथ छोड़ने से ठाकरे कमजोर होते नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा में भी अब उनके पास सिर्फ 13 विधायक ही बचे हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी महाभारत अभी भी छिड़ी हुई है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उद्धव ठाकरे ने अपने जिस दूत को सूरत भेजा था वो दूत ही बागी हो गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कदम से पहुंची चोट अभी भरी भी नहीं थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग गया। सियासी घमासान के बीच उद्धव के करीबी बताए जाने वाले रविंद्र फाटक भी बागी धड़े में शामिल हो गए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि फाटक को उद्धव ठाकरे ने सूरत भेजा था ताकि वो वहां मौजूद बागी विधायकों को मनाकर वापस ला सकें, लेकिन गुजरात से लौटने के बाद फाटक खुद बागी हो गए और गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। वैसे फाटक की गिनती बागी विधायकों में नहीं है, क्योंकि वो विधान परिषद के नेता हैं, यानी एमएलए नहीं एमएलसी हैं। लगातार अपनों के साथ छोड़ने से ठाकरे कमजोर होते दिख रहे हैं। वहीं विधानसभा में भी अब उनके पास महज 13 विधायक ही बचे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी शिंदे के जख्म से उभर नहीं पाए थे उद्धव ठाकरे की रविंद्र फाटक ने उन्हें एक और बड़ा जख्म दे दिया। बिल्कुल पल्लवी जी, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस रविंद्र फाटक को सूरत में शिंदे गैंग के तमाम विधायकों को समझाने और उन्हें मुंबई वापस लाने के लिए भेजा था, अब वही जो है विधायक बागी हो गया है, इस तरह की जानकारी है। रविंद्र पाठक जो है खुद जो है अब सूरत के से मुंबई आने के बजाय गुवाहाटी पहुंचे हैं और रविंद्र एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल
हर पल बदल रही है। ऐसे में एक नई जानकारी मिली है कि अब जो है रविंद्र फाटक भी एकनाथ शिंदे के साथ है और उनकी जो संख्या है, आंकड़ा है, उन्हें बढ़ाने में लगे हुए। फिलहाल भले ही एकनाथ शिंदे ने उनकी गिनती में मान ली हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रविंद्र पाठक एमएलसी है, एमएलए नहीं है। जी जी। हालांकि मोरल सपोर्ट जरूर उन्हें मिलेगा, लेकिन आंकड़ों के तौर पर उनका सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इंतजार किस बात का, क्योंकि लगभग 13 ही विधायक बचे हैं इस समय उद्धव ठाकरे के पास। तो क्या अब शिंदे उन्हें बस इस बात का वक्त दे रहे हैं कि आप एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़िए और बीजेपी के साथ जुड़ जाइए, या किसी और चीज का इंतजार हो रहा है, बीजेपी का इंतजार हो रहा है, किस बात का इंतजार है शिंदे को? क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है सत्यप्रकाश की सरकार आज गई या कल गई। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए हालात कुछ ऐसे ही महाराष्ट्र के हैं, लेकिन जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट गुवाहाटी में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विधान पटल पे आके करना पड़ेगा। यही बात खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी में दल बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, मुंबई में आना पड़ेगा, तब यह बात तय हो पाएगा कि किसके पास कितने आंकड़े हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और माना जा रहा है कि ये आखिरी दांव महाराष्ट्र सरकार का होगा। महाराष्ट्र सरकार में बने शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे सहित 12 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में एक शिकायत दी गई है, पत्र दिया गया है, जिसमें यह मांग की गई है जो भी इन 12 विधायकों का नाम दिया गया उन्हें तत्काल उनकी योग्यता रद्द की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बार इन्हें मीटिंग में बुलाया था, लेकिन वह मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस बीच कई विधायकों ने इस पर अपना जवाब भी दिया है। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र सरकार को जवाब दिया है कि वह बाला साहब को के मानने वाले अनुयायी है। वह किसी पत्र से डरने वाले नहीं है, कानून उन्हें भी पता है। मतलब अब पूरी लड़ाई आर पार की चल रही है। पल्लवी जी देखिए, आज पूरे दिन का जो मामला होगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार सरकार रहेगी या बचेगी, या फिर एकनाथ शिंदे को शिवसेना में आकर सरेंडर करना होगा। बड़ी बात यह है कि वो विहिप जारी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि वाकई में विहिप सिर्फ विधानसभा के लिए होता है। आप अगर कोई जनरल मीटिंग बुला रहे हैं तो उसके लिए विहिप जारी करने का कोई फायदा नहीं। और दल बदल कानून के तहत भी अब शिंदे समेत उनके गुट के जितने भी विधायक हैं उनकी विधायकी नहीं जाएगी। कुल मिलाकर जो गेंद है इस समय एकनाथ शिंदे के पाले में है, अब बस इंतजार हो रहा है। एक चीज यहाँ पर समझने वाली यह है कि सत्यप्रकाश, अगर ये सब जाते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी को बहुत बड़ा पद देना होगा एकनाथ शिंदे को। और क्या बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे को किसी बड़े पद को देने के लिए तैयार है, या फिर केंद्र में जगह दी जाएगी उन्हें? देखिए, बीजेपी पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तरस रही है जी। ऐसे में बीजेपी को एक मौका मिल रहा है कि उनके विधायक जो है मंत्री बनेंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी सरेंडर होने के लिए भी तैयार है और बीजेपी झुकने के लिए भी तैयार है। लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे को उनका मनचाहा विभाग देने की बात कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद देने की बात नहीं कर रही है। जी जी। जबकि एकनाथ शिंदे का खेमा यह कह रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं अब मंत्री पद को लेकर भी शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच राज शुरू हो गया है, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि जब तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में आकर विधानसभा में यह बातें नहीं कहते हैं तब तक ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा महाराष्ट्र के आप हो, आप गुवाहाटी के नहीं हो, सूरत के नहीं हो, राजस्थान के नहीं हो, गुजरात के नहीं हो, तो आपको महाराष्ट्र में आके सारी बातें करनी होगी। इस तरह की बातें विधानसभा के द्वारा कही जा रही। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें पोस्टर वॉर की, तो देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह के पोस्टर मुंबई में छाप दिए गए हैं। चल क्या रहा है आखिर, और क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को पूरे महाराष्ट्र की कमान सौंपी जा सकती है? देखिए पल्लवी, इस पूरे प्रकरण में दो चीजें सामने आ रही है और दो एंगल से, दो नजरिए से लोग सोच रहे हैं। पहला नजरिया यह है कि
जब महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही थी उस दौरान ये हुआ था कि 2.5 साल दोनों लोग चलाएंगे, जी। लेकिन बीजेपी के साथ बात नहीं बनी तो महाविकास आघाड़ी भी एनसीपी कांग्रेस के साथ बात बन गई। अब ऐसे में 2.5 साल हो चुका है, बीजेपी चाहती है 2.5 साल हो गया है तो शिवसेना अब हमारे साथ सरकार बनाए। बीजेपी ने शिवसेना को पाला में डाला था, लेकिन शिवसेना के बाद हजम नहीं हुई। लेकिन एकनाथ शिंदे काफी दिनों से अपने बड़े पद के, बड़े मंत्रालय के विभाग के इंतजार में थे, लेकिन शिवसेना की तरफ से उन्हें जवाब नहीं दिया गया। उनके जब भी उन्होंने मीटिंग का समय मांगा उन्हें समय नहीं दिया गया, तो इसलिए एकनाथ शिंदे को एक बड़ा मौका मिला कि क्यों न बीजेपी के साथ ही सरकार बनाया जाए। अब ऐसे में जितने भी बागी विधायक हैं वह चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाया जाए, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें दांव फंस रहा है कि किस तरह से शिवसेना और बीजेपी बीच में आकर सरकार बनाए। लेकिन जब तक मुंबई महाराष्ट्र में नहीं आते हैं तब तक ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के विधायक हो, आप किसी अन्य राज्य में जाके ऐसे सरकार बनाने का दाव नहीं खेल सकते। इस बीच राज्यपाल की तबीयत खराब है और कोरोना पॉजिटिव है, तो तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं लंबित होती जा रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आज एक पत्र जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से राज्यपाल को दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी की पूरी तैयारी है कि एकनाथ शिंदे पहले पहल करे, उसके बाद बीजेपी पहल करे। हालांकि बीजेपी के एक भी नेता आज टीवी मीडिया के सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे बातें स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी का पूरा गेम प्लान है कि किस तरह से शिवसेना बीजेपी मिलकर सरकार बनाए और 2.5 साल चलाए। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी महाभारत अभी भी छिड़ी हुई है। बड़ी बात यह है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिसे दूध बनाकर भेजा था वो भी बागी निकल गए। सियासी घमासान के बीच उद्धव के करीबी बताए जाने वाले रविंद्र फाटक भी बागी धड़े में शामिल हो गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फाटक को उद्धव ठाकरे ने सूरत भेजा था ताकि वो वहां मौजूद बागी विधायकों को मनाकर वापस ला सकें, लेकिन गुजरात से लौटने के बाद फाटक खुद बागी हो गए और गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। और चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबर की ओर। ईडी के मुद्दे को पीछे छोड़कर अब उत्तराखंड कांग्रेस अग्निपथ पर आगे बढ़ेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उस मुद्दे पर पार्टी प्रदेश भर में 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन भी करने वाली है। इस संबंध में भी एआईसीसी की ओर से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अग्निपथ योजना और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। एक दिन पहले ही मंगलवार को विधायक मदन बिष्ट, खुशहाल सिंह अधिकारी, राजेंद्र भंडारी और मयूख मेहर को छोड़कर सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए थे। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रदीप टम्टा की भी दिल्ली में मौजूदगी रही। इस दौरान एआईसीसी दफ्तर में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के नेताओं से ईडी के मुद्दे को छोड़कर अग्निपथ योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेता इस योजना के विरोध में उतरे युवाओं का नेतृत्व करें और इस योजना की खामियां जनता तक पहुंचाएं। इसके अलावा आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के संबंध में भी पार्टी नेताओं से एकजुट रहने के लिए कहा गया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्करी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अब अपने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करने वाली है। बताया जा रहा है कि ईडी के मुद्दे को अब पीछे छोड़ा जाएगा और अग्निपथ के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से जो अखिल भारतीय कांग्रेस उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, तमाम जो प्रदेश कांग्रेस है उनकी कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि आप ईडी के मुद्दे को छोड़कर अब अग्निपथ पर जो है वो भाजपा सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें आ रही हैं, लगातार युवाओं में आक्रोश है अग्निपथ योजना को लेकर के, तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बनाना चाहती है। इसको लेकर साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ईडी को छोड़िए, ईडी के मुद्दे को छोड़िए और आप अग्निपथ पर जो है उग्र आंदोलन कीजिए। और अग्निपथ माफ कीजिएगा, उग्र आंदोलन के लिए नहीं कहा गया है, आप एक व्यापक आंदोलन कीजिए। और साथ ही कहा गया है कि
अग्निपथ योजना में जो भी खामियां हैं वो आप जनता तक पहुंचाएं, क्या कमियां हैं अग्निपथ योजना में, ताकि युवाओं का भी मार्गदर्शन हो सके, लोग इसको समझ सकें इसमें क्या क्या खामियां हैं और युवाओं का नेतृत्व आप करें। इस तरह की जो है दिशा निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं प्रदेश कांग्रेस को, क्योंकि लगातार इस तरह से देखा जा रहा था ईडी के मुद्दे पर तमाम जो कांग्रेसी है वो मुखर नजर आ रहे थे, लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। तो जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, अगर हम बात करें खासतौर से राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं, कपिल सिब्बल हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब नेताओं ने मिलकर के ये रणनीति बनाई है कि वो मुद्दा पकड़ा जाए जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। और अग्निपथ एक ऐसा मुद्दा है जो देश में गरमाया हुआ है, युवाओं में इसको लेकर के आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं ईडी के मुद्दे को छोड़कर इसलिए अग्निपथ को चुना गया है ताकि इस मुद्दे को भुनाया जा सके और आम जो लोग हैं, जो युवा हैं प्रदेश के, देश के, जिनको अग्निपथ योजना के जो मुखालफत कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से आपके साथ है और इस योजना में, इस स्कीम में क्या खामियां हैं वो भी उनके जहनों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज 23 जून की कल पेशी भी थी सोनिया गांधी की, तो कहीं ना कहीं जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो उस पर मुखर नजर नहीं आए हैं। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर के अगर हम बात करें, 23 जून को पेशी क्योंकि टाल दी गई थी, इस वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुखर नजर नहीं आए थे। अब बात यहाँ पर यह है कि ये तो अब सीधे सीधे बरगलाने वाली बात हो गई ना, क्योंकि ये तीनों सेना प्रमुख साफ कर चुके हैं कि अगर युवाओं पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई या तोड़फोड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत उन पर दर्ज हुई तो उन्हें अग्निपथ योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा, यानी वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब फिर से जो युवा शांत हो गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें जबरदस्ती अब गुमराह करने का काम करेगी या उन्हें उकसाया जाएगा? बड़ी मुश्किल से यहाँ पर माहौल शांत हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आह्वान करना कि आप युवाओं को बताएं, अग्निपथ योजना की खामियां गिनाएं, ये अब बरगलाने वाला काम लग रहा है। देखिए पल्लवी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस का ने जो पूरा एक रणनीति का खाका तैयार किया है उसमें 27 जून को एक सत्याग्रह कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। लेकिन जिस तरह से लगातार युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा था, लगातार युवा जो है अग्निपथ योजना को लेकर के मुखर नजर आ रहे थे, लगातार आगजनी और रेलवे स्टेशन की आपने तमाम तस्वीरें देखी, तमाम वीडियोज आई, तमाम देश के अलग अलग कोनों से खबरें आई, तोड़फोड़ की खबरें आई, तो कहीं ना कहीं इससे वाकई युवाओं को नुकसान है और आने वाले वक्त में जिनका कुछ भला भी हो सकता था अग्निपथ योजना को लेकर के, उन पर एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं अगर वो पाए जाते हैं तमाम घटनाओं में लिप्त। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस मुद्दे को पूरी तरह से कैश करना चाह रही है, क्योंकि राजनीतिक दल, जाहिर है कोई सा भी राजनीतिक दल हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो, उनके पास अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ उनको मिलता है तो जाहिर है फिर वो अपना उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ ढूंढते हैं। तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है फिलहाल कांग्रेस के भीतर, क्योंकि जिस तरह से ईडी पर उन्होंने लगातार इतना हुल्लड़ हंगामा किया, पिछले दिनों देहरादून में भी हमने तमाम उसको लेकर के खबरें दिखाई, ईडी जो निदेशालय है यहाँ पर उसका घेराव किया, तमाम जो नेता हैं वो अपने नेता राहुल गांधी के पक्ष में लगातार बोल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से इतना बड़ा मुद्दा छोड़कर के अग्निपथ योजना पर आए हैं, हालांकि अग्निपथ योजना भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल उनको जो है भाजपा को कहीं ना कहीं घेरना है, मुद्दा चाहिए, मुद्दों की राजनीति फिलहाल हो रही है और इसमें युवाओं को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है जो 17 से 22 साल की आयु वर्ग का युवा होता है उसका जो माइंड सेट होता है वो एक बहुत ज्यादा उत्सुकता वाला होता है, वो कोई भी बात सुन के एकदम हाइपर हो जाता है। इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अग्निपथ योजना को किस तरह से कैश किया जा सकता है, किस तरह से इसको आने वाले वक्त में अपने समर्थकों के रूप में युवाओं को जोड़ा जा सकता है, इस माइंडसेट को लेकर कांग्रेस चल रही है। पल्लवी, शुक्रिया अस्कर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस अब अपने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करेगी, ईडी का मुद्दा छोड़कर अब सत्याग्रह अग्निपथ के मसले पर किया जाएगा। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।